पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व संकट के कारण लगातार मात खानी पड़ रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति आगामी राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिलने वाली है। पार्टी पर्याप्त विधायक संख्या होने के बावजूद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गई है। गुजरात में कांग्रेस केवल एक विधायक की कमी की वजह से एक राज्यसभा सीट गंवा सकती है। गुजरात में 4 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। अगर कांग्रेस के विधायक इस्तीफा नहीं दिए होते तो पार्टी आसानी से 2 सीटों पर जीत हासिल कर लेती। इस वक्त राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 65 विधायक हैं। इसमें पिछले कुछ महीनों में इस्तीफा देने वाले 8 विधायक शामिल नहीं हैं। राज्य में पार्टी को भारतीय ट्राइबल पार्टी और एनसीपी के एक विधायक और निर्दलीय जिग्नेश मेवाड़ी के वोट की उम्मीद है। इस तरह उसके पास 68 विधायक हो सकते हैं। इनके समर्थन के बावजूद पार्टी को 2 सीट जीतने के लिए 1 वोट की कमी पड़ रही है। इसके लिए राज्य में पार्टी की चुनाव प्रबंधन कमेटी पूरा जोर लगा रही है। वो चाह रही है कि वो 2017 की तरह इस बार भी चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ये आसान नहीं है। इस बार के चुनाव में गांधी परिवार के करीबी और पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल की सिफारिश पर शक्ति सिंह गोविल और भारत सोलंकी को मैदान में उतारा गया है, लेकिन पार्टी के कई विधायक इस फैसले से नाराज बताए जा रहे थे। इसी कारण पिछले 3 महीने में 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाने में बीजेपी पीछे नहीं रही। उसने अपना तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है। प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 34 विधायकों की जरूरत है। अगर विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो कांग्रेस के पास 77 विधायक थे और वो आसानी से 2 सीट जीत लेती, लेकिन अब रास्ता कठिन हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक अब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मंत्री बाला साहेब थोराट के बाद कांग्रेस नेता पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कहा कि बतौर गठबंधन के पार्टनर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोप के बाद शिवसेना ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तारीफ भी की है। हाल ही में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। मुलाकात कोरोना संकट को लेकर हुई थी। इसके बावजूद इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नाराजगी के बीच शिवसेना ने अब जिस तरह से अपनी सहयोगी दल के मंत्रियों पर निशाना साधा है, इससे सच कहीं बदल तो नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 7 महीने में महाविकास अघाड़ी में लगातार राजनीतिक वर्चस्व की जंग जारी है। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही चला रहे हैं और बाकी मंत्रियों की ज्यादा नहीं चलती। भले ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, सत्ता का रिमोट कंट्रोल शरद पवार ने अपने पास रखा है। वहीं कांग्रेस सरकार में हो रही अपनी उपेक्षाओं से नाराज है। राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों की ताकत यह है कि इनमें से एक जाने से सरकार का सियासी गणित गड़बड़ा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 145 सीटें चाहिए। शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, एनसीपी के पास 51 और कांग्रेस के पास 44 सीटें। ऐसे में अगर कांग्रेस खफा होकर अपना समर्थन खींच लेती, ठाकरे सरकार गिर जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता अपने 300 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव और विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आने जाने का दौर तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के धार लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दिनेश गिरवाल ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। उनकी घोषणा के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। इसके साथ ही दिनेश गिरवाल कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की अवहेलना से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। गिरवाल ने बताया कि उनके साथ क्षेत्र के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गिरवाल के मुताबिक वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उधर धार जिले में भील और भिलाला समाज का वर्चस्व रहा है। ऐसे में गिरवाल का कांग्रेस का दामन छोड़ने से इस क्षेत्र में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं एमपी के अलावा गुजरात में भी कई कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में भी कांग्रेस के विधायक न भागे, इसके लिए 5 स्टार होटल में उन्हें रखा गया।
महाराष्ट्र में कोरोना पर घमासान मचा हुआ है। कोरोना के मामले प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 1 लाख पार पहुंच चुकी है, लेकिन राज्य सरकार कोरोना से मौत के मामलों को छिपाने में लगी है। सीएम उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि कोरोना से मरने वालों का सही डेटा जनता के सामने आए, लिहाजा मौत के आंकड़ों को सरकार कम करके बता रही है। लेकिन बीजेपी और पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव के इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से हो रही मौतों का आंकड़ा दबा रही है। हालांकि काफी हंगामे के बाद सरकार ने सही आंकड़े जारी किए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने आधिकारिक आंकड़े में 1409 और मौतों को शामिल किया है। अब राज्य में कोरोना की वजह से हुई कुल मौतों की संख्या 5537 हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 917 मृतकों को जोड़े जाने के बाद कुल संख्या 3167 हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले खबर आई थी कि मुंबई में 451 मौत रिकॉर्ड से गायब है। इसे अब बीएमसी ने सुधार लिया है। नए आंकड़े सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र की डेथ रेट काफी बढ़ गई है। अब राज्य की डेथ रेट 4.8 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 2.8 का है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक डेटा में गड़बड़ी तब सामने आई जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के साथ मिलान किया गया। नए आंकड़ों के सामने आने के बाद लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। कांग्रेस और एनसीपी ने कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही उद्धव सरकार से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि अंदेशा उस वक्त से ही है जब 3 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी की सरकार बनी। सरकार बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इसी बीच के मुद्दों को लेकर तीनों दलों में खींचतान जारी है। कभी कांग्रेस शिवसेना पर निशाना साध रही है तो कभी शिवसेना कांग्रेस पर। बीते कई महीनों से राज्य में यही चल रहा है। प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है। इस दौरान भी तीनों दलों में एक राय नहीं है। बीते दिनों शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कांग्रेस की तुलना एक पुरानी खाट से की जो हमेशा कुरकुर करती है। अनुमान यही था कि कांग्रेस इस लेख पर पलटवार करेगी और सियासी हंगामा होगा। अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना के लेख पर खुलकर बोला है। उन्होंने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा है। संजय निरुपम ने तो शिवसेना के अस्तित्व और चरित्र को लेकर सीधा सवाल खड़े किए हैं। संजय निरुपम ने शिवसेना को याद दिलाया कि आज महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है तो उसका श्रेय केवल कांग्रेस को ही जाता है। शिवसेना को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज कांग्रेस के कारण ही महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम यही नहीं रुके, उन्होंने तो सीधा शिवसेना के चरित्र पर सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा कि आज शिवसेना का चरित्र क्या है। ये वही शिवसेना है जो सालों से बीजेपी के दरवाजे पर हाथ में कटोरा लेकर खड़ी रहती थी। आज वो कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। निरुपम ने कहा कांग्रेस के साथ ये होना ही था क्योंकि ये शिवसेना का चारित्रिक दोष है। उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि महाराष्ट्र में ये बेमेल शादी ज्यादा नहीं चल सकती है। निरुपम ने शिवसेना के साथ ही कांग्रेस पर भी सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस आज अपनी ये दशा खुद अपने हाथों कर रही है। आज कांग्रेस को ये तय करना है कि उन्हें सरकार में रहना है या नहीं। ये सरकार तब तक चलेगी जब तक कांग्रेस अपमान का घूंट पीती रहेगी, तब तक चलेगी जब तक इसी तरह से दोनों पार्टियों द्वारा जलील होती रहेगी। निरुपम इससे पहले भी शिवसेना पर कई बार निशाना साध चुके हैं। हालांकि अब कांग्रेस और शिवसेना में लड़ाई बाहर आ चुकी है। देखना होगा कि कांग्रेस इस गठबंधन में और कितने दिन साथ रहती है। भारत चीन के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इसी बीच भारत में सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन मसले को लेकर एक बार फिर विवादों में है। राहुल गांधी ऐसे संवेदनशील मामले पर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई ट्वीट भी किए। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में चाइनीज एम्बेसडर टॉप ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स और बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी को ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चीन मसले पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, पीएम चुप क्यों है, वो क्या छिपा रहे हैं, बस बहुत हुआ। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन लेने की। बस इसी ट्वीट के बाद राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर घेर लिया गया।
यूजर्स कहने लगे कि क्या आप चीनी राजदूत से मिलकर आए हैं या फिर आपका प्लान है। दरअसल साल 2017 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहने के दौरान राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद के बीच चीनी राजदूत से मुलाकात की थी। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो शुरुआत में कांग्रेस ने राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मुलाकात की बात से इनकार किया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके चीनी राजदूत से मुलाकात करने की जानकारी दी थी। राहुल के ऐसे आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन बॉर्डर विवाद के संवेदनशील तथ्यों को सार्वजनिक करने को कह रहे हैं। ये उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने जिस चालाकी से भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, उससे देशवासी गुस्से में हैं। लोगों की यही मांग है कि चीन को इस बार सबक सिखाया जाए। इस बीच चीन को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सेना को अपने हिसाब से फैसला लेने की छूट दी गई है। पीएम मोदी ने चीन के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले शिवसेना सहित 10 दलों ने चीन को कड़ा जवाब देने की मांग की है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने केंद्र से चीन की आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की मांग की है और कहा कि भारत के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। राउत ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री, आप बहादुर और एक योद्धा हैं। आपके नेतृत्व में देश चीन से बदला लेगा। उन्होंने पूछा कि चीन की आक्रामकता का जवाब कब दिया जाएगा। बिना एक भी गोली चलाए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमने क्या किया? कितने चीनी सैनिक मारे गए? वर्तमान स्थिति में देश पीएम के साथ है, लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ बोलो। देश सच्चाई जानना चाहता है। जय हिंद। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी भारतीय देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने में एकजुट है। दरअसल भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारत और चीन के बीच अब आर पार की लड़ाई है। भारत ने चीन से बदला लेने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पीएम मोदी और भारत सरकार ने अब चीनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए जवानों को खुली छूट दे दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सेना को फैसले लेने की पूरी छूट दे दी है। चीन के धोखे के बाद देश में काफी गुस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को अपने हिसाब से फैसला लेने की छूट दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया है। इस बीच अभी रक्षा मंत्री तीनों सेना के चीफ लगातार बैठक कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच गलवान में हुई घटना को लेकर बातचीत हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुखों और सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर बैठक की। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सेना को गलवान घाटी में सेना जो भी उचित समझती है वैसे ही करने की छूट दे दी है। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। ये तनाव सोमवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 जवान मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।